हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा क्लास 7th का 4th चैप्टर पानी रे पानी का अभ्यास मैंने कराया था, जो कि आधा अभ्यास मैंने कराया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें बाकी का अभ्यास, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स, बाकी के प्रश्न उत्तर हम यहाँ कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है ये? 4th चैप्टर, क्लास 7th क्लास 4th चैप्टर का शीर्षक क्या है? पानी रे पानी। उसका सेकंड पार्ट का अभ्यास। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस वीडियो में, और दोनों वीडियो के नीचे एक दूसरे की डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की लिंक दे रखी है मैंने। भाग 1 में भाग 2 की लिंक है और भाग 2 में भाग 1 की लिंक है, तो पूरा अभ्यास आपको इकट्ठा मिल जाएगा। एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग करते करते बोर हो जाते हैं, इसलिए 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है। लिंक पर आप क्लिक कीजिए, आप तुरंत दूसरे पार्ट में पहुंच जाएंगे और आराम से वहां पर ये प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो जो बच्चे प्रेजेंट हैं, नाम लिख करके अपनी अटेंडेंस लगा दें, लाइक का बटन दबा दें, आपकी अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगी। कुछ बच्चे बहुत प्यारे प्यारे मुझे कमेंट कर रहे हैं और वीडियो के लास्ट में मैं उन बच्चों का नाम भी ले रही हूँ जो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं उन बच्चों का नाम उसी क्लास की वीडियो में लूँगी जिस क्लास में उन्होंने कमेंट कर रखा है। तो आप अपनी क्लास का ही वीडियो देखें अपने नाम को सुनने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, शब्दों की बात। इससे पहले कल हमने यहाँ पर बाकी प्रश्न अगली क्लास में ये लिख करके छोड़ दिया था, यहीं छूटे थे ना हम उस वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों की बात, बात पर बल। अगर आपने किताब खोल रखी है तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। पहला वाक्य है हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है, और दूसरा वाक्य है हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। इनमें एक शब्द का अंतर है, वो शब्द क्या है? भी। यहाँ पर भी है और दूसरे वाले वाक्य में भी नहीं है, भी गायब है यहाँ से। तो अब क्वेश्चन आया है हमारे पास कि इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमने पढ़ लिया, हमें दिखाई देगा कि भी शब्द एक में है और दूसरे में नहीं है। दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है? तो वो हमने छान लिया था कि भी शब्द को हटाया गया है। इस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर है, पहचान कर लिखिए। तो हमें बताना है कि भी शब्द लगाने से और भी शब्द हटाने से क्या फर्क पड़ जाता है। तो जो भी शब्द है, दूसरे वाक्य में भी शब्द को हटा दिया गया है, ये तो हमने क्वेश्चन में ही छांट लिया था। पहले वाक्य में भी शब्द धरती का किसी दूसरी चीज से तुलना करने का संकेत हमें मिल रहा है कि किसी और जगह पर भी मिलता है और धरती में भी मिलता है, जबकि दूसरे वाक्य में ये पता चल रहा है हमें कि वो सिर्फ धरती में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पर तुलना का संकेत नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ में ऐसे ही कुछ और शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्दों वाले वाक्य को चुनकर लिखिए। तो आपसे कहा गया है कि पाठ में ऐसे कुछ और भी शब्द आए हैं जो अपनी उपस्थिति से विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आप पाठ को पढ़ो और फिर उन शब्दों को बताओ। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए वो शब्द लिखे हुए हैं। इस प्रकार के शब्द वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो लिखा बताया है। पाठ में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से शब्द आए हैं हम देखते हैं। इसमें आया है पानी आता भी है तो बेवक्त, यहाँ पर भी शब्द लिखा हुआ है। अगला वाक्य है शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है, यहाँ भी आया है भी शब्द। अगला वाक्य है लो सब तरफ पानी ही बहने लगा है, और यहाँ पर आया है ही शब्द। अगला वाक्य है अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यहाँ पर भी आया है हमारे पास ही शब्द। तो इस तरह से 2 वाक्यों में हमारे पास भी और 2 में ही आया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी शब्द है और जो ही शब्द है ये दोनों निपात शब्द हैं, जो आपको अगली क्लासों में पढ़ाया जाएगा। निपात वो शब्द होते हैं जिनका अगर जगह बदल दी जाए तो वो वाक्य का अर्थ बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है समानार्थी शब्द। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। इस कार्य के लिए आप बादल में से शब्द चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर वाक्य दे रखा है और उसमें कुछ शब्द अंडरलाइन है। हर वाक्य में एक एक शब्द अंडरलाइन कर रखा है, और यहाँ पर ये एक बादल दे रखा है हमें, और कहा है कि जो अंडरलाइन शब्द है उसका
सेम मीनिंग वाला शब्द यहाँ इस बादल में से आपको ढूंढ करके लिखना है। तो चलिए हम फटाफट से ढूंढ लेते हैं इन शब्दों को। पहला शब्द है सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। अब इस बादल में देखिए सूरज के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं। सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे, यहाँ देखते हैं सूरज के लिए आया है सूर्य, भास्कर, दिवाकर और दिनकर। ये 4 शब्द हैं जो सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है भाप। भाप कहते हैं वाष्प को, तो भाप के लिए एक ही शब्द आया है वाष्प। अगला है बादल। बादल के लिए पर्यायवाची शब्द है मेघ, बादल को ही कहते हैं मेघ। और वारिद कहते हैं बादल को, नीरद कहते हैं बादल को, जलद कहते हैं बादल को। तो ये 4 हैं बादल के पर्यायवाची शब्द। अगला है हवा। हवा किसे कहते हैं भाई? हवा कहते हैं पवन को, हवा कहते हैं समीर को और हवा कहते हैं वायु को। तो ये शब्द हैं 3 जो कि हवा के लिए आए हैं। अब इनको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी अपनी कॉपी में लिखना है। तो वो देखते हैं हम आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने आपके लिए ये सब समानार्थी शब्द लिख रखे हैं, आप यहाँ से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। सूरज, सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, भाप, वाष्प, बादल, मेघ, जलद, नीरद, वारिद, हवा, वायु, पवन, समीर। तो इसे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अगला प्रश्न है उपसर्ग। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। यहाँ पर अकाल शब्द दिया है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है काल और उसके आगे जोड़ दिया गया अकाल, मतलब समय के बिना। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में अ ने काल शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ दे दिया है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ है कुसमय, सूखा। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग मतलब कुछ शब्द होते हैं ऐसे, जैसे अ, कु, बे, इस तरह के ये शब्द होते हैं। ये किसी दूसरे शब्द के आगे अगर जुड़ जाए ना से उस शब्द से पहले, तो उसका शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। तो इनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला शब्द। आइए कुछ और उपसर्ग पहचानते हैं। तो थोड़े से और एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके लिए। जैसे दे रखा है यहाँ पे प्र और वी। प्र के साथ देश को जोड़ा गया है, प्रदेश बन गया। वी के साथ देश को जोड़ा तो विदेश बन गया। इस तरह से। और है प्र के साथ देश को जोड़ा तो प्रदेश बन गया। स्व के साथ देश को जोड़ा तो स्वदेश बन गया। तो इस तरह से कुछ उपसर्ग बना करके आपको दे रखे हैं कि 7th क्लास में आपको पता चल जाए कि उपसर्ग क्या होता है। क्लास 8 में तो उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा चैप्टर है। अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं। कुछ उपसर्ग दे रखे हैं आपको और उनके साथ शब्द भी दे रखे हैं आपको। तो ये शब्दों को जोड़िए। सु के साथ पात्र को जोड़िए तो क्या बन जाएगा? सुपात्र। अ के साथ पात्र को जोड़िए तो बनेगा अपात्र। अ के साथ ज्ञान को जोड़िए तो बनेगा अज्ञान। वी के साथ ज्ञान को जोड़िए तो बनेगा विज्ञान। तो इसको हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। सुपात्र, सु के साथ पात्र जोड़ करके सुपात्र बन जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सुपात्र। अ के साथ पात्र को जोड़ा तो ये बन गया अपात्र। वी के साथ ज्ञान को जोड़ा तो बन गया विज्ञान। और अ के साथ ज्ञान को जोड़ा तो बन गया अज्ञान। तो इस तरह से ये उपसर्ग बन गए हैं हमारे। और ये हैं आपके साथ जितने भी शब्द हमें वहाँ पे बनाए हमने उपसर्ग से, उनके वाक्य। मैंने हर शब्द के 2-2 वाक्य दे रखे हैं सुपात्र के। जो सच्चे मन से परिश्रम करता है वही सफलता का सुपात्र होता है। दूसरा है दान उसी को देना चाहिए जो उसका सुपात्र हो। इसके बाद सेकंड जो बना था अ से मिला करके अपात्र,
अपात्र का है, जिसने मेहनत नहीं की वह इनाम का अपात्र है। बिना योग्यता के कोई भी बड़ा पद पाने का अपात्र होता है। आगे अज्ञान शब्द से बना है। अज्ञान के कारण मनुष्य गलत निर्णय लेता है। अज्ञान अंधकार के समान होता है जो जीवन को दिशाहीन बना देता है। ये तीसरे शब्द का है। और चौथा शब्द है हमारे पास विज्ञान। विज्ञान के 2 वाक्य बनेंगे। विज्ञान ने मानव जीवन को आसान बना दिया है और आज का युग विज्ञान का युग है। तो ये हमने 4 शब्दों से 8 वाक्य बनाए हैं। जो आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी बात। देखें आपकी बात में क्या कहा गया है हमें। धरती की गुल्लक में जलराशि की कमी ना हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। यानी कि हमारी जमीन के अंदर पानी की कमी ना हो, इसके लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। पानी की कमी आजकल बहुत ज़्यादा है, आप भी सुन रहे होंगे कि पानी नहीं मिलता है। तो पानी की कमी ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर लिखिए। तो धरती की गुल्लक में जलराशि की कमी ना हो, इसके लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। अगर बारिश आ रही है तो छत में से या जहाँ भी आप एक कंटेनर रख लें, बड़ा सा ड्रम रख लें, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर दें। नंबर 2, पानी का अधिक से अधिक दोबारा उपयोग करना। एक बार पानी यूज़ किया, जैसे हमने कपड़े धोने में पानी यूज़ किया है तो उसी पानी को बाहर का आंगन धोने में यूज़ कर लें या पेड़ों में डाल दें। इस तरह से पानी का दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है पानी की बचत के लिए जागरूकता फैलाना। हम खुद भी जागरूक हो जाएं कि पानी की बहुत कमी है, पानी बेकार नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, पानी को कम से कम यूज़ करना और दूसरे लोगों को भी हम इसके लिए जागरूक करें। नदियों और तालाब का पानी साफ रखना। नदियों में हम कूड़ा कचरा ना फेंकें ताकि नदियाँ कहीं ख़त्म ना हो जाए। नदियाँ कूड़ा डालते रहेंगे तो नदियाँ भर जाएंगी कूड़े से, तो फिर नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और नंबर 5 है कि पानी का प्रयोग जितना हो सके उतना कम से कम करें, उतना नियंत्रित कर लें। नहाने में कम खर्च करें, कपड़े धोने में कम खर्च करें। इस तरह से हम पानी का प्रयोग थोड़ा कम करें जिससे कि पानी बचा रहे। अगला क्वेश्चन है आपकी बुक में कि इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। हमें दिखाया था ना पाठ के अंदर कि ज्योग्राफी की बुक में हमें वाटर साइकिल बना हुआ मिलता है, पूरा डायग्राम भी मिलता है इसका, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। उस खंड की पहचान करें। कौन से भाग में आपको ये वाटर साइकिल की बात किस भाग में कही गई है, पाठ के अंदर कहाँ कही गई है, तो आपको उस खंड की पहचान करनी है और जल चक्र को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना है और खुद से एक डायग्राम बनाना है आपको। वाटर साइकिल का, जल चक्र का एक डायग्राम बनाना है। तो जल चक्र आपको पहचानना है कि कैसा होता है। तो हम यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर तैयार किया है। जल चक्र की प्रक्रिया, पहला है जल चक्र में क्या होता है, वाष्पीकरण, इवोपरेशन। सूरज की गर्मी से जल, नदी, झील, समुद्र और तालाब का पानी भाप बन करके ऊपर उठ जाता है। नंबर 2 है संघनन, का मतलब है कंडेंसेशन। भाप बादलों के रूप में संगठित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है भाप और बादल बन जाते हैं उसके। नंबर 3 है वर्षा, बादल भारी होकर वर्षा के रूप में नीचे जमीन पर गिरते हैं। पहले तो पानी वाष्प बनकर इवोपरेट होकर ऊपर चला गया आसमान में जाकर वो पानी इकट्ठा होता रहा, सारा भाप इकट्ठी होती रही, वो बादल बन गई। बादल अब इतने मोटे हो गए, भारी हो गए कि वो रुक नहीं पाए, तो बारिश से पानी नीचे गिर गया। उसके बाद 4th पॉइंट होता है अक्यूमुलेशन, जल का संचयन। अब अगर बारिश का पानी गिर रहा है ज़मीन पर तो हमें उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। वो नदी में, झरनों में, तालाबों में, समुद्र में जाकर खुद ब खुद भी इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ से दोबारा से सूरज की गर्मी से वो पानी वाष्पीकरण होकर, इवोपरेट होकर ऊपर आसमान में चला जाता है। फिर से बादल बन जाते हैं, फिर से बादल बरसते हैं, फिर पानी नदियों में चलाता है, फिर वाष्प बनता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अगला है अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत करो। अगर आपको कहा है कि एक वाटर साइकिल का डायग्राम बनाओ, आपने डायग्राम बना लिया, अब बताओ उस डायग्राम की आपने पहले क्या बनाया है, फिर क्या बनाया है, कहाँ से कहाँ पानी जा रहा है, पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। मेरे द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र में मैंने दिखाया है कि समुद्र से पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर आसमान में जाता है। आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में आप एरो करेंगे कि पानी उड़ करके ऊपर आसमान की तरफ बूंद 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 ऊपर जा रहा है। वहां पर बादलों का निर्माण होता है, ऊपर जाकर के वो पानी इकट्ठा होकर फिर बादल बन जाएगा। बादल भारी होकर वर्षा करते हैं। अब बादलों के बाद आप दिखाएंगे कि
बादलों में से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं। तो बादल बारिश कर रहे हैं। वर्षा से पानी दोबारा पृथ्वी पर लौट कर आता है। और जो बारिश का पानी गिर रहा है वो धरती में आप दिखाएंगे नदी के अंदर गिर रहा है, तालाब के अंदर गिर रहा है, और इस तरह से वहाँ पर वो इकट्ठा हो रहा है। फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर उसको दोबारा एरो से जोड़ देंगे आप, जहाँ से सूरज की रोशनी से पानी ऊपर जा रहा है। तो ये है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, इस तरह से आपको दिखानी है। तो बच्चों यहीं पर आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ख़त्म हो रहे हैं। मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा दी। हाँ, मैंने ये 2 पार्ट में कराई है, 2 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि वीडियो जब बहुत लंबी हो जाती है तो छोटे बच्चे बोर हो जाते हैं ज़्यादा काम करने से। इसलिए दोनों वीडियोज़ में एक दूसरे का लिंक दिया गया है, आप दोनों वीडियो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी, लाइक का बटन जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आप कौन से स्कूल से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम जरूर लिखना। मैं आपकी अगली क्लास वीडियो में, आप ही की क्लास की वीडियो में आपका नाम लूँगी। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि दुर्गा पाल मैम की क्लास देखनी है। तो अब आपको दुर्गा पाल मैम की क्लास को लाइक करना है, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन को दबा कर रखना है, जिससे आपको अगली क्लास का वीडियो जब आएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तब चलते हैं अब हम। बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.